हेलो एवरीवन, दिस इज सीए निकिता सोमानी और हम पढ़ रहे हैं कॉस्टिंग। हाँ, ये बताना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी ने समझो कोर्स खरीद लिया और है ना लास्ट वीडियो से शुरू किया तो दे मस्ट नो माई इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ। ठीक है, नीचे तो दिखता है मैम कि आप सीए निकिता सोमानी हूँ, बट देन स्टिल आई शैल स्पीक अबाउट माई सेल्फ। यस, चलो ठीक है। अभी आज फिर से हम लोग क्वेश्चंस ही देखेंगे। क्योंकि एक बार थ्योरी तो बहुत सारा हमने कुछ कवर कर लिया है, कुछ आज फिर से क्वेश्चंस देखेंगे। अब जो क्वेश्चंस देखेंगे ना, दोज आर नॉट सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे ना, वो हमने देखे कि फॉर्मूला बेस्ड थे। और थोड़ा बहुत उनमें लॉजिक था। जैसे क्या कि 1 आवर का रेट इतना दे दिया, 1 यूनिट का रेट इतना दे दिया, सॉरी 1 यूनिट का प्राइस इतना दे दिया, वट एवर जो भी 1 आवर में इतना प्राइस दे दिया, 1 आवर में इतने यूनिट्स दे दिए, तो हमको निकालना था अभी तक 1 यूनिट का प्राइस निकाल दो। ठीक है, फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने दिए हैं उनका सबका निकाल दो। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके, है ना, जो भी अभी तक हम लोग क्या लिख रहे थे, मैं दिखाती हूँ आपको। क्या लिखूं? हाँ, 13 वाला हो गया। ओके, 14 आज हम लोग ये करने वाले हैं। तो अभी तक हमने ये सब देखा था। देखो 1 आवर इज इक्वल टू क्या रेट दिया है, 1 आवर इज इक्वल टू कितने यूनिट्स है। तो फिर बता दो 1 यूनिट का रेट कितना है। 1 यूनिट का रेट कितना है, डिवाइड करते थे दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये सब करते थे। उसके बाद ये यूनिट प्राइस क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि देखो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, कहीं पर अगर उन्होंने बोल दिया कि पीस रेट यूज करो तो हमको यूनिट प्राइस मालूम होना बहुत जरूरी है। अब देखो, मैं कितने भी क्वेश्चंस करवा लूं आपसे, हाउ मेनी एवर क्वेश्चंस आई डू हियर इन द क्लास, अगर एग्जाम में कोई नया टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर कैसे टैकल करोगे उसको। देखो क्लास में जो समझाते हैं ना, समझाने वाइज तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको अभी नहीं, ये हमेशा के लिए माइंड में हो जाए आपके, है ना, इट्स हियर इनटू द हेड, कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको ऐसे पूरा ऐसे कनेक्ट कर जाए और एकदम आपको याद हो जाए, वो रिदम बन जाए उसका। अब ये वाला जो पोर्शन है ना, फर्स्ट टाइम आपने सॉल्व किया होगा तो ऐसा लगा होगा क्या ही सॉल्व कर रहे हैं नया। 3 बार मैं रिपीट कर रही हूँ, 1 आवर का रेट, 1 आवर में इतने यूनिट्स, फिर 1 यूनिट का रेट, है ना, 3 बार रिपीट कर रही हूँ, प्लस इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी तक, तो अभी तक तो वो पैटर्न बन गया। देखो पैटर्न बनने के लिए ये जरूरी है ना, कि कोई चीज आप बार 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 करते रहो तो वो चीज आपको एकदम ऐसे पैटर्न बन जाता है, उसको करने में या दोबारा है ना सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं जाती है, इट्स इजी गो फॉर यू। और अगर कोई नया टाइप का क्वेश्चन भी आ गया तो अगर ऐसा कुछ पूछ रहे हैं वो पीस रेट बता दो, अब इससे बाहर क्या ही पूछेंगे बता दो, इससे बाहर क्या ही पूछेंगे, कॉन्सेप्ट के बाहर कुछ नहीं पूछ सकते। दे कैन बी अ डिफरेंट क्वेश्चन, दे कैन बी डिफरेंट नंबर्स, बट देयर कैन बी नो चेंज इन द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट विल बी सेम फॉर एवरीथिंग। अब देखो कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कुछ कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको है ना पता होना जरूरी है। जैसे कि क्या मैम, जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अब देखो ये नहीं पता ना तो फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा। ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे, ऊपर नीचे जो भी है ना एट रैंडम हमने 15 14 13 फिर 18 19 ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए एट रैंडम। अब उसमें आपको ये पता होना जरूरी है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, है ना, ये फिर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ये कुछ आपको पता होना चाहिए। अब जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, देखो इसमें क्या बोल दिया, 12 मिनट्स पर डजन टाइम अलाउड, देखो दिया है। ओके, और यहां पर क्या दिया है, नंबर ऑफ यूनिट्स, यहां पर दे दिए यूनिट्स, यहां पर दे दिया पर डजन। समझ में आती है बात आपको, यूनिट्स और डजन। तो आपको फिर एक और चीज क्या ऐड हो जाएगी इसमें, 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स होते हैं, बता दो तो जरा कितने यूनिट्स होते हैं, 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, कितने यूनिट्स होते हैं बताओ जल्दी। इट्स 12 यूनिट्स। ये तो यार बचपन से सीखते आ रहे हैं, मतलब कैसे कि हमको एक्चुअली ये सारी चीजें ना, देखो एक छोटी सी बुक आती थी जिसमें ना टेबल्स रहते थे, फिर जो हिंदी मराठी का क ख ग घ होता है ना, जो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं। ठीक है, आपको मैं एक बताऊं क्या, मैंने ना अपना जो 6 स्टैंडर्ड तक का स्टडी है वो मैंने महाराष्ट्र में किया था, और उसके बाद आई शिफ्टेड टू आंध्र प्रदेश। तो मैंने फिर वो अच्चुलू हल्लुलू वो सब होता है ना, अब यहाँ के जो महाराष्ट्र में लोग रहेंगे उनको नहीं समझेगा ये क्या होता है। तो जो यहाँ का क ख ग घ अ आ ई ई होता है,
तो वहां का वो सब अलग होता है। समझ में आता है कि आपको? वो कुछ ऐसे लिखते हैं, क ऐसे कुछ लिखते हैं वो, ख ग, ये सब ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मुझे कुछ कुछ वर्ड्स याद है, तो मैं अपना नाम अभी तक लिख सकती हूँ, देखो, निकिता, ठीक है। ये मेरा नाम है इन तेलुगु, ठीक है। तो आई नो टू राइट डाउन तेलुगु, आई नो टू स्पीक अ लिटिल तेलुगु, बट हाँ अभी पूरा छूट गया पैटर्न उसका, है ना, हैबिट में नहीं है। तो मेरा एक्सेंट भी वैसा ही था, जो आंध्र प्रदेश का एक्सेंट होता है ना, एकदम करता, मैं भी ऐसा होता, करता, कते कते, ऑल दिस थिंग्स आर यूज्ड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो जैसे, है ना, आप जैसे माहौल में रहते हो वैसा आपका एक्सेंट प्लस आपका वैसा बिहेवियर बनता है। तो व्हाट आई टेल यू इज, जब भी आप पढ़ते हो ना, तो आप इधर एक कोई लाइब्रेरी देख लो जहां पर आप पढ़ सकते हो आराम से। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, उसका एक रीजन है। देखो, घर पे पढ़ते हैं ना, देयर सम डिस्टरबेंस, कुछ तो डिस्टरबेंस होता ही है। अगर आपके घर के आसपास कहीं पर लाइब्रेरी या आपको कोई स्टडी रूम मिल जाए ना, तो आप वहां जाओ, ठीक है, क्योंकि वहां पे सारे लोग पढ़ ही रहे हैं। समझ में आती है क्या बात आपको? वहां पे सारे लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आपके आसपास का माहौल क्या है कि सब पढ़ रहे हैं, आपके पास चॉइस नहीं है, आप पढ़ोगे ही वहां पे। ऑब्वियसली आप फुटबॉल तो नहीं खेल सकते ना वहां पे, सीधी सी बात है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। दैट इज माई सजेशन। हाँ, चॉइस नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, और अभी तो कोविड भी है। ओके, चलो ठीक है, चॉइस मिल जाए तो कर लो ऐसा। हाँ, तो ये सारे जो जनरल चीजें है ना, ये आपको आनी चाहिए। अब क्या करते हैं ना, अब ये सारा जो मैंने 1 मिनट्स, सेकेंड्स, 1 आवर, मिनट्स और 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, क्या कर दो आप, जहां पर हमने फॉर्मूले का चार्ट बनाया, फॉर्मूले का चार्ट बनाया है, वहां पर साइड में और भी कहीं है ना, नीचे ऊपर कहीं जगह होगी ना, तो पेंसिल से लिख दो, कि ये सारी जो है ना चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है फिर कि 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, ये नहीं पता तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फिर ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ रहे हो क्या आप बात? इट कैन नॉट बी सॉल्व। क्यों मैम? अरे जब पता ही नहीं है कि 1 डजन में कितने यूनिट्स आते हैं, तो कितने डजन होंगे वो कैसे निकालोगे? बताती हूँ मैं आपको, चलो पढ़ते हैं एक बार ये क्वेश्चन। उसके पहले और एक चीज बतानी थी मुझे आपको कि चलो ठीक है, देखो एक बार। अब एग्जाम में आप ऐसा प्रेजेंटेशन कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। इट इज वेरी जेन्युइन, है ना, प्रेजेंटेशन, एंड प्रेजेंटेशन इज मैटर ऑफ चॉइस। आप अगर इस तरीके से प्रेजेंट कर दोगे ना, आपका एग्जामिनर आपका ये वाला आंसर चेक कर लेगा, एंड वाला, और अगर उसको लगता है उसके आंसर शीट में और ये वाला आंसर अगर मैच हो गया, तो वो फिर बाकी सारा नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जिस तरीके से आपने प्रेजेंट किया है और आंसर को लिखा है, मतलब आपने सही से उसको सॉल्व किया। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स की कॉपी किया हुआ, ऐसा थोड़ी कोई कॉपी कर सकता है, नहीं, क्योंकि अभी तक के आंसर शीट में ना सब अलग सॉल्व कर रहे थे, आपका आंसर शीट कुछ अलग दिख रहा है। क्योंकि आपने एकदम प्रेजेंटेशन के साथ सॉल्व किया है। मुझे बस एक चीज डिस्कस करनी थी यहाँ पर, जो कि मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, ये जो वर्किंग नोट हमने ऊपर सॉल्व किया है ना, मैंने ऐसे क्यों सॉल्व किया? देखो, क्वेश्चन के पास मेरे पास थोड़ी सी जगह होती है, तो मुझे इंपॉर्टेंट है कि मैं वहीं पर सॉल्व करूं, क्योंकि मेरे पास अगर मैं डायरेक्ट इस पेज पर आ जाऊं तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिखता, क्वेश्चन मुझे नहीं दिखता, तो आई नीड टू कनेक्ट द क्वेश्चन। प्लस अगर मुझे क्वेश्चन यहाँ पर बुक में दिख भी जाए तो मैं आपको नहीं दिखा सकती कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं क्वेश्चन के वहां पर सॉल्व करती हूँ। समझ में आती है क्या बात आपको? यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, फिर क्रॉप करके बाजू में पेस्ट करती हूँ। तो ये मैंने ऊपर पेस्ट किया है, तो आपको क्या करना है, ऐसा लिखना है, डायरेक्ट आपको वैसे नहीं लिखना है। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, फिर यहाँ सॉल्व करो, जो भी है ना, हमने ये वाला वर्किंग नोट बनाया, तो ये वाला नीचे बनाओ यहाँ पर वर्किंग नोट 1, फिर उसका रेफरेंस आप यहाँ पर दे दो वर्किंग नोट नंबर 1। उसका रेफरेंस आप वहां पर दे दो वर्किंग नोट नंबर 1, फिर नीचे और कोई वर्किंग नोट है तो उसको ऐसे लिख दो, फिर वर्किंग नोट नंबर 2, उसको अलग से सॉल्व करो, ऐसे अच्छे से प्रेजेंटेशन करो। अब ये वाली जगह छूटनी नहीं चाहिए ना, तो आप डायरेक्ट और नीचे मत जाओ, यहां पर लिख दो, अगर कुछ स्पेस बची है बाजू में तो वहां पर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 3, है ना, ऐसे कर दो। एग्जाम में नहीं आपको पेपर बचाने की जरूरत है, एग्जाम में आपको फ्री का पेपर मिल रहा है, वहां मत बचाना आप पेपर, आपके नोटबुक में आपके लिए लिख लो, और थोड़ा सा कलरफुल बना पाओ तो बहुत अच्छी बात। स्टिकी नोट्स वगैरह यूज करो, फ्री हैंड से ड्रॉ मत करो, स्केल, पेंसिल, पेन अच्छे से सब लेके वर्किंग नोट्स। और मैं अगर कुछ ऐसे मुंह जबानी बोल दे रही हूँ, कोई एग्जाम्पल शेयर कर रही हूँ, तो अगर आपके पास यहाँ प्लेस नहीं है तो स्टिकी नोट यूज करो, उसके ऊपर एग्जाम्पल या कुछ लिख के रख दो, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ोगे
या और किसी को नोटबुक दे दोगे, है ना, पर आपका होने के बाद, आपका जब क्लियर हो जाए, किसी और को नोटबुक दे सकते हो, तो फिर उसको बड़ी हेल्प हो जाएगी। किस बात की हेल्प? कि वो आपके बुक से पढ़ लेगा। अगर एग्जाम्पल वगैरह होंगे तो सेल्फ स्टडी हो जाएगी। पर उनको बोलना कि मैम के लेक्चर्स खरीदो। ओके, आई टीच गुड बिकॉज। ओके मैम, बोलेंगे, हम बिल्कुल बोलेंगे। समझ में आती है क्या बात आपको? यू हैव टू प्रेजेंट दिस वे। सेकेंडली, है ना, एग्जाम के डेम पे तो बोलूंगी ही, बट बीच में एक बार बोल देना मेरा काम है। देखो, क्वेश्चन नंबर, ये समझो आपका एग्जाम का पेपर है। दिस इज योर एग्जामिनेशन पेपर। ओके, अच्छे से, चलो ठीक है, अच्छा ही प्रेजेंटेशन है। मैम पेपर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, अच्छा होता है, प्लेन होता है एकदम, सारे कॉर्नर्स। चलो ठीक है ना यार, आपको समझो, आप पहले भावना पहुंचनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1A, ऐसे सेंटर में डालो क्वेश्चन, उसको अंडरलाइन करो, थोड़ा सा ऐसा बड़ा लिखो, सो दैट वो एग्जामिनर को एकदम से दिख जाए आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। क्वेश्चन नंबर 1 बीच में डाल दो। नेक्स्ट, आप जब भी शुरू करो ना आंसर को, तो पूरा ऐसे अच्छे से लिखो, प्रेजेंट करके, कहीं पे काटपीट मत करो। 2 मिनट सोच लो। अगर समझो आपने आंसर लिखा और कहीं पर आपको लगता है कि मैं कंफ्यूज हूं, मेरा गलत हो गया है, तो आप काट देते हो ऐसे, या बीच में से और कुछ कटा हुआ है ऐसे, तो एग्जामिनर को ना आपके समझ गया है कि ये बच्चा ना इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करते हुए थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था। ठीक है, तो वो पूरा एक एक लाइन को पढ़ेगा, फिर है ना, ये पूरा पढ़ेगा वो, ये सब पढ़ेगा वो। और है ना, थोड़े बहुत मार्क्स भी, क्योंकि उसको पता चल गया कि आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो चुके थे यहाँ पर। और अगर दूसरी बात, ये गलत हो गया, आपको ऐसे लगता है कि मैं इसको काट दूं, आपने काट दिया, अगले पेपर पर आपने फिर से लिख दिया, ये अगला पेपर क्वेश्चन नंबर 1A, ठीक है क्या, ऐसा लिखा और वापस से उसको ऐसे सॉल्व किया, तो फिर भी उसको लगेगा ही लगेगा कि बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार यहां पर काट दिया और फिर वापस से सॉल्व किया, मतलब देयर इज स्टिल कुछ इफ्स एंड बट्स आ ही जाते हैं उसके दिमाग में, तो वो क्या करता है, फिर से आपका पूरा आंसर को पढ़ेगा एंड तक। समझ में आती है क्या? तो धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ो। आपको, मुझे नहीं पता, सीए के एग्जाम में तो 3 घंटे होते हैं, अब सीएस के एग्जाम में भी 3 घंटे होते ही होंगे, है ना, 3 घंटे वो स्पेयर करते ही होंगे आपको एग्जाम लिखने के लिए। और अगर एग्जाम आपको भी पेपर जल्दी मिलता होगा, मतलब ऐसे 15 मिनट पहले, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को आराम से, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो देखकर ही समझ में आ जाते हैं ना, क्वेश्चन के नीचे ABC देख लो, कुछ बोला है क्या, अच्छा, हेल्सले, रोवन, टेलर, मेरिक या गैंटास बोनस प्लान, अगर ये सब कुछ मिल गया ना आपको, तो आप समझ लो आपकी लॉटरी है। लॉटरी कब? अब आपको जब फॉर्मूले पूरे बाय हार्ट लर्न है तब। और मैम वो तो हम करके जाने ही वाले हैं, है ना, जिससे भी मेरी क्लास लेकर ये पढ़ा हुआ है, तो उनको वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने को दिक्कत जाएगी नहीं, प्लस मटेरियल में भी दिक्कत नहीं जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, दिक्कत कब जाएगी? जब फॉर्मूला नहीं पता। तो वैसा क्वेश्चन तो आपको आता ही है, आपको पहले ही टिक कर देना है कि ओके आई नो दिस आंसर। और जहां पर भी अगर ऐसा पूछ लिया ना, हेल्सले बता दो या वॉट एवर, तो फिर आपको तो और अच्छा बात, टिक कर दो उसको साइड में, पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर वो क्वेश्चन, वो जब सॉल्व करोगे ना तब पढ़ लेना। पढ़ना कौन सा क्वेश्चन है, कुछ अलग सा, है ना, इंफॉर्मेशन दिख जाए तो उसको आराम से पढ़ने के लिए वक्त अगर मिल गया है तो पढ़ लो। देखो क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, मैं बताती हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, अभी ये इन्फॉर्मेशन हमको काम में आने वाली है यहाँ पर, डजन वाली, वो याद रखना, 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, 12 यूनिट्स। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर 2015 relate to X and Y, two workers employed in a factory। देखो क्या क्या बोल दिया, इंफॉर्मेशन दे दी X Y दोनों की, कंप्लीटेड यूनिट्स है कुछ 3600 एंड 4200 रेस्पेक्टिवली। आउट ऑफ द अबाउ आउटपुट रिजेक्टेड एंड अनसेलेबल आउटपुट्स कितने हैं, 540 एंड 420। देखो क्या हुआ, एक्स ने बनाए कितने यूनिट्स, 3600 यूनिट्स, उसमें से बोल रहे हैं कि कस्टमर ने कुछ रिजेक्ट कर दिया और वो सेलेबल अब है क्या, नहीं। कितने यूनिट्स है ऐसे, 450। प्रोड्यूस करते टाइम तो पूरे ही प्रोड्यूस हुए 3600। ठीक है, टाइम अलाउड क्या बोल रहे हैं, 12 मिनट्स पर डजन, 12 मिनट्स पर डजन, मतलब एक यूनिट को कितना मिनट लगा होगा, 1 मिनट। 12 मिनट अगर पर डजन बोल रहे हैं तो एक डजन में 12 यूनिट्स होते हैं, अगर 12 मिनट एक डजन को लग रहे हैं तो एक यूनिट को कितना मिनट लग रहा है, 1 मिनट।
करेक्ट बोल रही हूँ ना मैं? हाँ बोल दो फिर। हाँ, अब नेक्स्ट बोल रहे बेसिक वेज रेट पर आवर इज ₹5 फॉर एक्स एंड आवर्स वर्कड आर हाउ मेनी? 45 आवर्स। 45 आवर्स उसने काम किया है और वाई ने कितना? 50 आवर्स। नीचे बोल दिया है नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड एट 42 आवर्स। बोल रहे कि नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स है वो कितने हैं? 42 आवर्स। अब देखो 42 आवर्स के हिसाब से इनको वेजेस तो पक्के ही मिलने वाले, वेजेस फिक्स मिलने वाले। देखो नीचे बोलते हैं वो बोनस इज पेड एट 2/3 ऑफ द बेसिक वेज रेट फॉर ग्रॉस टाइम वर्क एंड ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। The rate of overtime for first 4 hours is paid at time plus 1/3. टाइम प्लस 1/3 सॉल्व करेंगे ना तब बताती हूँ, अभी बोलूंगी तो वो समझ में नहीं आने वाला। सॉल्व करते करते लिख के बताऊंगी ना तो सब समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा फिर। ग्रॉस टाइम वर्क ग्रॉस आउटपुट प्रोड्यूस विदाउट डिडक्शन फॉर रिजेक्टेड आउटपुट। एंड बोल रहे हैं जो ओवर टाइम है ना फर्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम प्लस 1/3 एंड नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम प्लस 1/2। मतलब अगर 8 आवर्स ओवर टाइम हो गया तो फर्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम प्लस 1/3 और नेक्स्ट 4 आवर्स के लिए टाइम प्लस 1/2। समझ में आती है क्या बात? हाँ मैम। आगे क्वेश्चंस क्या बोल दे रहे हैं? फ्रॉम द अबाउट डेटा कैलकुलेट फॉर ईच एम्प्लॉय एम्प्लॉय नंबर ऑफ बोनस आवर्स, कितने बोनस आवर्स है, एन अमाउंट ऑफ बोनस अर्न्ड। बता दो बोनस के घंटे कितने रहेंगे एक्स्ट्रा के, और बोनस अर्न्ड, टोटल वेजेस अर्न्ड, पूरे टोटल वेजेस निकालने इंक्लूडिंग क्या क्या निकालना है? बेसिक, ओवर टाइम एंड बोनस। बेसिक वेजेस निकाल दो, ओवर टाइम निकाल दो और बोनस निकाल दो। डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट पर 100 सेलेबल यूनिट्स, पर 100 सेलेबल यूनिट्स, पर 100 सेलेबल यूनिट्स। समझ में आती है क्या बात आपको? अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको एकदम ऐसे पहले ही सॉल्व करने के पहले ही स्टार्स लगा दो। इट्स इंपॉर्टेंट, एग्जाम में जाओगे ना तब देख कर जाना। अब देखो कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्लीज थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते क्या इसको। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये होगा। और देखो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, अब बाकी सारी इंफॉर्मेशन जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाए अरे क्वेश्चन तो इजी था, पर अगर इसको टैकल नहीं कर सकते तो आंसर नहीं आएगा। तो अगर एक बार टाइम अलाउड को टैकल कर लेंगे ना पूरा आंसर ही बन जाएगा। तो बस सी के वहां पर छोटा सा स्टार मार्क पेंसिल से कर दो, सो दैट एग्जाम के टाइम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार मार्क को देख लो, उसके वर्किंग को देख लो, हाउ इट इज डन। रेस्ट ऑल थिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। समझ में आती है क्या बात? कैसे समझते हो और कैसे प्रेजेंट करते हो। It has been 20 minutes. We are discussing upon how to present the answer and reading the question plus working note and वगैरह वगैरह कैसा प्रेजेंट करना है। समझ में आती है क्या बात आपको? एक काम करो, पढ़ो एक बार, पढ़ लो तो एक बार, पढ़ो मतलब सॉल्व करो, सॉल्व कर लो क्वेश्चन। मैं भी बुक ओपन करती हूँ यहाँ पर। ट्राई टू सॉल्व इट। टाइम अलाउड, जो टाइम अलाउड है ना, 1 डजन इज इक्वल टू 12 मिनट्स। कुछ सॉल्व करते करते दो इंफॉर्मेशन यूज करो, ये वाला और ये वाला। सॉल्व करके एक बार बता दो कुछ आता है क्या आपका आंसर, फिर मैं भी सॉल्व करती हूँ। आई विल सॉल्व इट फॉर यू देन। रुक रही हूँ 2 सेकेंड प्लीज। आया कि किसी का आंसर कि सॉल्व करूं? चलो ठीक है, आई एम स्टार्टिंग नाउ। प्लीज जिन्होंने सॉल्व किया है वो चेक कर लेना, ठीक है कैसे सॉल्व। टाइम इसलिए दिया है क्योंकि देखो अभी अगर थोड़ा सा दिमाग चल गया ना आपका तो आप फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आराम से एग्जाम में टैकल कर सकते हो। तो देखो क्या बोल रहे हैं वो, 1 डजन इज इक्वल टू 12 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स, ये हमने अभी अभी बोला था क्या? अच्छा, अब हमारे पास दूसरी गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे पास कितने यूनिट्स है? 3600।
अब यहाँ पर टाइम दे दिया डजन का, है ना, टाइम हमको डजन का दिया है, तो हमको निकालने पड़ेंगे कितने, पहले डजन्स निकालू फिर ही टाइम निकलेगा, तो पहले डजन्स निकालो। कैसे निकालेंगे मैम, देखो कितने यूनिट्स है वो, 3600 यूनिट्स, निकाल लिख दो यहाँ पर 3600 यूनिट्स, मतलब हाउ मेनी डजन्स। एक बार हाउ मेनी डजन्स पता चल गया तो हमको जो भी मिनट्स में आंसर आएगा ना वो पता चल जाएगा। तो निकाल दो, तो कितना आ गया वो 3600 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 12 यूनिट्स, कितने डजन, हाउ मेनी डजन, 300 डजन, 300 डजन, ठीक है क्या। अभी अब ये तो पता चल गया 300 डजन है, अब क्या मिनट्स निकल जाएंगे वहां से, मिनट्स निकल जाएंगे क्या, अब लिख दो 300 डजन्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, टोटल मिनट्स निकाल दो, तो कितने मिनट्स आएंगे, 300 इंटू 12, 3600 मिनट्स। बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, देखो यहाँ पे यूनिट्स है, यहाँ पे मिनट्स है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट भी कुछ दे सकते हैं क्या, वो ऐसा भी बोल सकते हैं 1 डजन, है ना, 1 डजन इज इक्वल टू 12 मिनट के जगह आपको ये भी लिख सकते हैं वो 1 डजन इज इक्वल टू 14 मिनट्स। फिर क्या करोगे, अभी तो 12 मिनट्स दे दिए चलेगा, तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था अगर एक डजन का 12 मिनट है तो एक यूनिट का 1 मिनट, तो कितने यूनिट्स है 3600 यूनिट्स, 3600 यूनिट्स इंटू 1 मिनट, एक यूनिट का 1 मिनट है, तो कितने यूनिट्स हो गए, फिर वाजिब है वो 3600 मिनट्स रहेंगे। पर अगर देखो वैसा अगर मैंने मुंह जुबानी बोल दिया तो ये वर्किंग आपके पास नहीं रहेगा। अगर समझो क्वेश्चन में बोल देते वो 1 डजन इज इक्वल टू 14 मिनट्स, फिर ऐसा आंसर नहीं निकलेगा। तो कंफ्यूज मत करना कि हमेशा ये ऐसा सेम कुछ आएगा, नहीं। समझ में आती है क्या बात आपको, कितने मिनट्स हो गए वो 3600 मिनट्स। अब इन मिनट्स को आप नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि बाकी सारा जो डेटा गिवन है ना वो पर आवर का गिवन है, पर आवर, यहाँ पे आवर्स, मिनट्स नहीं है आवर्स है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दो, तो कन्वर्ट दिस 3600 मिनट्स इनटू आवर्स, तो ऐसा लिख दो फिर 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। कितने मिनट्स यहां पर हमने निकाले अभी 3600 मिनट्स, तो हाउ मेनी आवर्स निकाल दो, 3600 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60, तो क्या 60 आवर्स हो गए वो, 3600 डिवाइडेड बाय 60, तो क्या हो गए वो 60 आवर्स। कंफ्यूज मत करना अगर सेम सेम आंसर है तो 60 मिनट 60 आवर्स, लॉजिकली बता रही हूँ, लॉजिक ऐसे ही सॉल्व करना एग्जाम में भी। देखो ये तो है अपना पूरा तरीका सॉल्व करने का, यही तरीका एग्जाम में लिखना। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे लेते हो और कैसे प्रेजेंट करते हो। अब देखो मैंने कैसे सॉल्व कर लिया, यहाँ पर 1 डजन इज इक्वल टू 12 मिनट्स, ये पता होना जरूरी है। ऊपर तो दे दिया 1 डजन इज इक्वल टू 12 मिनट्स और हमको तो दे दिया यूनिट्स 3600 यूनिट्स, तो उस तरीके से पूरा निकालना पड़ेगा। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन आवर्स में गिवन है तो हम मिनट्स का नहीं कर सकते कुछ, हमको आवर्स में ही डेटा चाहिए रहेगा। तो ये क्या आ गया 60 आवर्स इज स्टैंडर्ड टाइम, 60 आवर्स इज व्हाट स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि एक्चुअल तो वो दे रखा है आवर्स वर्कड। ये समझ में आती है बात आपको, 45 आवर्स वर्कड आर हाउ मेनी 45 और स्टैंडर्ड कितना आ गया 60 आवर्स। समझ में आती है क्या बात आपको, हाँ। अब सिमिलरली y का कर दो तो सॉल्व इट फॉर y, इसको मैं तब तक क्रॉप करके बाजू में पेस्ट करती हूँ। सॉल्व फॉर y, इजी है y का, ये है x का। अच्छा मैंने क्या किया है, ये मैं पहले वर्किंग नोट्स बना रही हूं, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, एक पेज पहले पूरा छोड़ दो, जहां पर भी ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 114। तो जहां पर भी आप सॉल्व कर रहे हो ना तो फर्स्ट वाला जो पेपर है वो छोड़ दो पूरा और नेक्स्ट पेज से वर्किंग नोट शुरू करो, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे डाल दो इसको, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। जब आंसर सॉल्व करेंगे तो ये जो 60 आवर्स आया है वो वर्किंग नोट का रेफरेंस डाल के ऊपर लिख देंगे। समझ में आती है क्या बात आपको, बुक में देखोगे तो वहां पर वर्किंग नोट नहीं है।
तो ऐसा सॉल्व करना है, ये सबसे नीचे सॉल्व करना है, मेन आंसर के नीचे। तो पहला पेपर पूरा छोड़ दो, आई एम रिपीटिंग दैट अगेन। ओके, नेक्स्ट y का बता दो तो कैसे करेंगे सॉल्व y। टाइम दे रही हूँ, सॉल्व करो, मेरे पास मत देखो। मैं भी लिखती हूँ कुछ तो भी। कुछ हिंट मिलता है क्या? इजी है मैम। ये देखो जो अब यहाँ पे दिया 3 आवर्स इज इक्वल टू 200 यूनिट्स। अब हमारे पास क्या गिवन है, यूनिट्स, तो यहाँ पर यूनिट्स के नीचे यूनिट्स लिख दो, नंबर ऑफ आवर्स अपने आप आ जाएंगे। ये इजी था, बस इतना ही है इसका वर्किंग नोट। कितना आ गया देख लो तो जरा। 21 आवर्स। ऐसा है ना, 3 आवर्स 200 यूनिट्स। नहीं, एक सेकेंड, 4 2, ऐसा नहीं, एक सेकेंड, 21 मत लिखना, पूरा लिखो ऐसे। देयरफॉर 4200 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 3, है ना, ये डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे। 4200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 200 करो तो 63 आवर्स। मैंने सिर्फ दोनों को डिवाइड कर दिया था, 4200 डिवाइडेड बाय 200। आराम से एक एक इंफॉर्मेशन को सॉल्व करना है, मैं भी आराम से करूंगी, ठीक है। कितना आ गया फिर ये 63 आवर्स। तो ये 63 आवर्स क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। क्या है ये, स्टैंडर्ड टाइम। ये क्या है, स्टैंडर्ड टाइम। फिर मैं लिख दूं क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, स्टैंडर्ड टाइम। अभी इसको भी क्रॉप करके बाजू में लिखते हैं। ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पर y, वर्किंग नोट नंबर 2, लिख दो स्टैंडर्ड टाइम। x और y का स्टैंडर्ड टाइम आ गया। एक्चुअल टाइम गिवन है क्या, हाँ। अब स्टैंडर्ड और एक्चुअल को माइनस कर देंगे तो क्या निकलेगा, बोनस आवर्स। कॉस्ट की बात है ना, टाइम सेव्ड, अब उसके ऊपर मिलेगा बोनस। और बोनस यहां से मिल जाएगा क्या, मैं आपको मुंह जबानी एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। यहां से मिल गया आपको बोनस आवर्स, बोनस आवर्स मिल गए तो आपको बोनस का अमाउंट निकालना यहां से इजी है। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहे हैं वो, बेसिक वेजेस भी निकालो। 3 चीजें निकालनी है, वेजेस, ओवर टाइम प्रीमियम एंड बोनस। 3 चीजें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहां से क्या निकल जाएगा, बोनस। समझ में आती है बात, बोनस आवर्स और फिर बोनस निकल जाएगा। ओवर टाइम वेजेस वो कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे, प्लस बेसिक। बेसिक का बता देती हूँ। यहां पर क्या बोल रहे हैं वो, नॉर्मल वर्किंग आवर्स पर वीक आर फिक्स्ड एट 42 आवर्स। क्या बोल दिया, नॉर्मल जो आवर्स है ना वो इतने हैं, तो इतने के जो बेसिक वेजेस है ना वो दोनों को मिलने ही वाले हैं। किस रेट से मिलेंगे, ये देखो, पर आवर इसका कितना रेट है 5, इसका कितना पर आवर रेट है 6। तो ये इजी है एकदम, बेसिक वेजेस, तो आंसर यहीं से निकल गया, 42 इंटू 5 फॉर एक्स एंड 42 इंटू 6 फॉर वाई। ये क्या हो गया, दोनों का बेसिक। अब चलो एक बार ना ऐसा अपन फेयर आंसर बनाते हैं। आई डू दिस, फ्री हैंड से प्लीज ड्रॉ मत करना, आप पूरा स्केल पेंसिल वगैरह जो भी और यूज कर सकते ना वो यूज करके आंसर निकालना, ठीक है क्या। पूरा लिखो ऐसे, पर्टिकुलर्स एक्स वाई। फर्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ यूनिट्स, कितने यूनिट्स है टोटल, 3600 यूनिट्स, और यहां पे है 4200 यूनिट्स। नंबर 2, रिजेक्टेड यूनिट्स। रिजेक्टेड मतलब वो अब सेल नहीं होने वाले, तो लिख दो कितने हैं वो, 540, और यहां पर कितने हैं 420। थर्ड, सेलेबल सेलेबल यूनिट्स कितने हो गए, माइनस करके लिख दो तो जरा, लिख दो माइनस करके सेलेबल यूनिट्स।
नेक्स्ट नंबर 4, स्टैंडर्ड टाइम। अब यहाँ पे लिख दो एक्स वाई, एक्स के लिए वर्किंग नोट नंबर 1, वाई के लिए वर्किंग नोट नंबर 2। समझ में आती है क्या बात आपको? ऐसे लिखो, एक्स का कितना है स्टैंडर्ड टाइम, कितना आया वर्किंग नोट से बता दो देख के, 60 आवर्स, 60 आवर्स। और वाई का कितना आया स्टैंडर्ड टाइम, 63 आवर्स। आ गया क्या स्टैंडर्ड टाइम? नेक्स्ट नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5 में क्या लिखना है? नंबर 5 में लिखो एक्चुअल, एक्चुअल आवर्स। कितने हैं एक्चुअल आवर्स? क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गिवन तो लिख दो एक्स वाई। कितने आवर्स गिवन है लिख दो अपने आप, 45 एंड 50 रेस्पेक्टिवली, 45 आवर्स, 50 आवर्स। नंबर 6, बोनस आवर्स। एक्स की कितने, वाई की कितने, लिख दो तो माइनस करके। देखो स्टैंडर्ड टाइम कितना अलाउड था 60, एक्चुअल आवर्स कितना काम किया उन्होंने 45, तो कितने घंटे सेव कर लिए, दैट मीन्स बोनस आवर्स 60 माइनस 45, तो मैं यहां पर लिख दू 15 आवर्स। और इसका कितना आ जाएगा 63 माइनस 50, कितने घंटे, 13 घंटे। यह है बोनस आवर्स। यहां से क्या निकल जाएगा, बोनस, क्या निकल जाएगा, बोनस। लिख दो तो नंबर 7, बोनस रुपीस, रुपीस में आएगा बोनस। कैसे निकालेंगे आप बोनस, कैसे निकालेंगे बोनस? वर्किंग नोट बता दो तो एक्स का और वाई का। बोनस कितने घंटे है, 15 आवर्स। एक घंटे का रेट कितना है, ₹5। अच्छा, पूरा का पूरा ये बोनस रहेगा क्या? नहीं, इसका कितना परसेंट बोला है, रेशो देखो तो क्वेश्चन में क्या बोला है, वेयर इज दैट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर है। देखो क्या बोला है, बोनस कितना देंगे, पूरा इरेज करती हूँ यहाँ पर का, फिर से वापस अपन हाईलाइट करेंगे। कितना बोल दिया बोनस, देखो बोनस इज पेड 2/3 ऑफ बेसिक वेज रेट। बेसिक वेज रेट निकाल दिया क्या हमने, 15 इंटू ₹5 पर आवर का कितना था, ₹5, तो वो हो गया बेसिक वेज, बेसिक वेज। अब बेसिक वेज का बोल रहे हैं एक्स का 2/3, एक्स का 2/3 और वाई का भी 2/3। एक्स वाई का बोला नहीं है, दोनों का कितना लेंगे फिर हम, 2/3, तो कर दो फिर बोनस 2/3, तो यहां पर मैं लिख दू इसका 2/3। नेक्स्ट, वाई ने कितने घंटे सेव किए, 13 आवर्स, इंटू वाई का पर आवर रेट कितना है, ₹5 मत लिख देना खाई गड़बड़ में, अच्छे से देख के लिखो, क्वेश्चन में देखकर बताओ कितना दिया है, वाई का पर आवर रेट इंटू ₹6 और कितना लेंगे 2/3। सॉल्व करके लिखो तो आउटर कॉलम में लिख दो बाहर, और ये रुपीज में आएगा, ठीक है, ये बोनस निकाल रहे, बोनस इन अमाउंट। लिख दो 15 इंटू 5 इंटू 2/3, 15 इंटू 5 इंटू 2/3, तो एक्स का आ गया ₹50, ₹50, और इसका कितना आ गया ₹13 इंटू 6 इंटू 2/3, तो आ गया इसका 52। दिस इज द अमाउंट ऑफ बोनस। क्वेश्चन में वो पूछा है क्या उन्होंने, बोनस का अमाउंट निकाल दो, क्या बोनस निकल गया, हाँ। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, ओवर टाइम निकाल दो, ओवर टाइम, ओवर टाइम वेजेस लिख दो ऐसा, नंबर 8, ओवर टाइम वेजेस। मैं वेट कर रही हूँ, लिखो तो अपने आप लिख दो, कितने ओवर टाइम कितने वेजेस निकलेंगे। नोट लिखती हूं यहां पर मैं एक नोट, नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं गिवन, 42 आवर्स, दिस इज गिवन। नॉर्मल, ऊपर में जो 60 और 63 निकाला ना, वो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर डूइंग पर्टिकुलर जॉब है, उन्होंने कम टाइम में कर दिया, बट नॉर्मल घंटे कितने अलाउड थे, 42 आवर्स। अच्छा, अब इन्होंने कितना कितना काम किया है, एक्स ने कितना काम किया, एक्स ने काम किया 40, कितना 45 आवर्स, नॉर्मल कितना अलाउड था 42 आवर्स, मतलब उसने ओवर टाइम कितना किया होगा 3 आवर्स,
एक्स ने ओवर टाइम कितना किया होगा 3 आवर्स। अब वाई कितना घंटे अलाउड, इसने कितना काम किया, हाउ मेनी आवर्स एक्स वाई वर्कड 50 आवर्स। टाइम कितना अलाउड था फिर से 42 आवर्स। तो मतलब ओवर टाइम कितना किया 50 माइनस 42 8 आवर्स। ठीक है, क्या हम क्या निकाल रहे हैं अभी, ओवर टाइम वेजेस। अच्छा ओवर टाइम का अब देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, पढ़ लो तो ओवर टाइम का इंफॉर्मेशन पढ़ो, पढ़ो ओवर टाइम का इंफॉर्मेशन। ओवर टाइम फॉर फर्स्ट 4 आवर्स इज पेड एट टाइम प्लस 1/3, टाइम प्लस 1/3, टाइम प्लस 1/3। For next 4 hours, it is paid at time plus 1/2. Time plus 1/2. क्या समझ में आता है इससे और कैसे सॉल्व करोगे इसको? फॉर फर्स्ट आवर्स, फॉर फर्स्ट 4 hours it is 1/3 and next 4 hours के लिए it is 1/2.